प्रारंभिक दृश्य में एक पति और पत्नी को दिखाया गया है। पति का नाम एल्डन और पत्नी का नाम बर्डी है। वे फिल्म के नायक और नायिका हैं। नायिका एक वकील है और नायक रोबोट इकट्ठा करता है। दोनों की जांच में समान रुचि है, इसलिए उन्होंने एक निजी जांच कोर्स में शामिल हो गए हैं। कक्षा शुरू होने से पहले उनके पास समय है, इसलिए वे कार में बैठते हैं और एक सच्चे अपराध पॉडकास्ट को सुनते हैं। पॉडकास्ट की मेजबानी करने वाले व्यक्ति का नाम लॉरेल है। लॉरेल अपने पॉडकास्ट में आमतौर पर वास्तविक जीवन के अपराधों पर चर्चा करती है। 1994 में रॉक्सडेल नामक क्षेत्र में एक श्रृंखला हत्याएं हुई और इसके लिए जिम्मेदार सीरियल किलर का नाम रॉक्सडेल सीरियल किलर रखा गया। एल्डन और बर्डी लॉरेल की इस चर्चा को सुनते हैं। लॉरेल बताती है कि मारी गई महिलाओं में से एक पीड़िता का नाम मोनिका था। सीरियल किलर ने मोनिका की हत्या के बाद उसके पास एक नोट छोड़ा और उसकी पहचान आज भी एक रहस्य है। पॉडकास्ट सुनने के बाद एल्डन और बर्डी अपने कक्षा में जाते हैं, जिसे एक वरिष्ठ अधिकारी पढ़ा रहे हैं जो 25 वर्षों से पुलिस विभाग में हैं। वरिष्ठ अधिकारी बताते हैं कि किसी भी अपराध में सबूत हमेशा महत्वपूर्ण होता है और एक निजी अन्वेषक को निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सब कुछ सत्यापित करना चाहिए। 3 घंटे की कक्षा समाप्त होती है और एल्डन और बर्डी चले जाते हैं। अगले दृश्य में बर्डी एक योग कक्षा में है। ऐसा लगता है कि वह हर रविवार यहाँ आती है। योग प्रशिक्षक न केवल योग सिखाती है बल्कि मन की शांति कैसे बनाए रखें, इस पर पॉडकास्ट भी करती है। कक्षा के अंत में प्रशिक्षक सभी को याद दिलाती है कि उनके पॉडकास्ट को सुनना न भूलें। एल्डन बर्डी को लेने आते हैं और वे चलते समय बातें करते हैं। बर्डी अपने हाई स्कूल की दोस्त क्रिस्टन से मिलती है। बर्डी क्रिस्टन को अपने हाई स्कूल की दोस्त के रूप में परिचय देती है। ये पहला मौका है जब वे हाई स्कूल के बाद मिल रहे हैं। बर्डी क्रिस्टन को एल्डन के रूप में अपने पति से परिचय देती है। क्रिस्टन बताती है कि अपने पिता के हाल ही में गुजरने के बाद से वह अपने परिवार के व्यवसाय की देखभाल कर रही है। क्रिस्टन की अभी शादी नहीं हुई है, लेकिन वह 2 महीने से किसी को डेट कर रही हैं। क्रिस्टन बर्डी और एल्डन को अगले दिन अपने घर पर रात के खाने के लिए आमंत्रित करती है और जाने से पहले उन्हें अपना कार्ड देती है। अगले दृश्य में एल्डन और बर्डी घर पर हैं। एल्डन उस क्रीम बंस के डिब्बे को उठाते हैं जिसे उन्होंने खरीदा था, लेकिन पाते हैं कि एक चूहे ने उन्हें कुतर लिया है। एल्डन निराश महसूस करते हैं क्योंकि बंस खराब हो गए हैं। बर्डी एल्डन को याद दिलाती है कि आज रात उन्हें क्रिस्टन के घर रात के खाने के लिए जाना है। बर्डी पुराने दोस्त से फिर से जुड़ने के लिए खुश हैं। बर्डी एल्डन को अलविदा कहकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाती हैं। बर्डी अपनी मां के साथ काम करती हैं, जो खुद भी एक वकील हैं। बर्डी को महसूस होता है कि उन्होंने महत्वपूर्ण फाइलों वाले लॉकर की चाबी खो दी है। वह ऑनलाइन वीडियो देखकर बाल पिन का उपयोग करके लॉकर खोलना सीखती है और इस तरकीब को सफलतापूर्वक सीख लेती हैं। अगले दृश्य में नायक और नायिका अपने दोस्त के घर जाते हैं। जब नायिका और उसकी दोस्त बातें कर रही होती है, नायक शेल्फ पर रखी चीजों को देखता है। जब वह शेल्फ पर रखी लॉरेल द्वारा लिखी गई रॉक्सडेल सीरियल किलर के बारे में किताब देखता है तो वह उत्साहित हो जाता है। दोस्त बताती है कि उसने लॉरेल की किताब प्रकाशित की है क्योंकि उसका परिवार लंबे समय से प्रकाशन व्यवसाय में है। दोस्त समझाती है कि लॉरेल जैसे श्रेष्ठ लेखकों की वजह से उनका व्यवसाय अच्छा चल रहा है। नायक देखता है कि किताब पर लॉरेल का ऑटोग्राफ है। दोस्त उन्हें लॉरेल से मिलवाने का प्रस्ताव देती है। दोनों नायक और नायिका लॉरेल के बड़े प्रशंसक हैं और उससे मिलने की संभावना से रोमांचित होते हैं। उसी समय दोस्त का बॉयफ्रेंड आता है। वह एक जासूस है जिसे नायक और नायिका पहले से जानते हैं क्योंकि उन्होंने पहले एक मामले में उसकी मदद की थी। चारों आराम से बातें करते हैं और रात का खाना खाते हैं। वे अक्सर ऐसे मिलने का वादा करते हैं। जाने के लिए तैयार होते समय नायक नायिका को कोट पहनने में मदद करता है और एक चाबी का गुच्छा टेबल से गिर जाता है। ये दोस्त की कार की चाबी है जिस पर एक बत्तख के आकार का चाम है। नायक पूछता है कि क्या उसे बत्तखें पसंद हैं। दोस्त बताती है कि उसका अंतिम नाम दगबन है और उसके प्रकाशन कंपनी का लोगो भी एक बत्तख है। नायक और नायिका कहते हैं कि अगर जासूस को किसी और मामले में मदद की जरूरत हो तो वे उसे बुला सकते हैं, फिर वे चले जाते हैं। अगले दृश्य में एक मध्यवयीन महिला एक पॉडकास्ट स्टूडियो में आती है। वह लॉरेल है और उसका पॉडकास्ट 9 बजे शुरू होता है। हालांकि स्टूडियो में अभी भी एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट पैट है जिसने अपनी रिकॉर्डिंग पूरी नहीं की है। लॉरेल गुस्से में उसे समय होने का हवाला देकर जाने के लिए कहती है। वह इस बारे में स्टूडियो मैनेजर से शिकायत करती है। स्टूडियो मैनेजर लॉरेल को शांत करने की कोशिश करता है।
लॉरेल बताती है कि आज वह जो एपिसोड रिकॉर्ड करने जा रही है वह बहुत महत्वपूर्ण है। वॉइस ओवर आर्टिस्ट के जाने के बाद लॉरेल स्टूडियो में जाती है और अपना पॉडकास्ट शुरू करती है। वह घोषणा करती है कि आज रॉक्सडेल सीरियल किलर मामले का अंतिम एपिसोड है। मामले की पीड़िताओं में 3 महिलाएं थीं, जिनका नाम मोनिका, कैरोलाइन और अलेक्जेंड्रा था। लॉरेल बताती है कि इन निर्दोष महिलाओं के साथ कभी न्याय नहीं हुआ। वह सीरियल किलर की सच्चाई उजागर करने का वादा करती है। जैसे ही वह ये कह रही होती है, एक अजनबी जो दस्ताने पहने हुए और बंदूक पकड़े हुए होता है स्टूडियो में आता है। हम अजनबी का चेहरा नहीं देख सकते। अजनबी लॉरेल को गोली मारता है और उसके पास एक नोट छोड़ता है। नोट में लिखा है, शब्दों से बेहतर है मौन, और इसे इसके रॉक्सडेल सीरियल किलर के लिए हस्ताक्षर किया गया है। अगली सुबह पुलिस अपराध स्थल पर होती है। एक जासूस उच्च अधिकारी को पीड़िता का विवरण समझाता है। जासूस अनुमान लगाता है कि मौत का कारण गोली लगना है। गोली जो हत्यारे ने चलाई थी वह लॉरेल के शरीर से होकर गुजर गई और कुर्सी पर लगी। लॉरेल का शव सबसे पहले स्टूडियो मैनेजर ने देखा था। जब लॉरेल पिछली रात 9 बजे आई थी तो वह स्टूडियो से चला गया था। जब वह सुबह 6:30 बजे आया तो उसने लॉरेल को मृत पाया। पिछले 1 साल से सुरक्षा कैमरे खराब थे और उन्हें ठीक नहीं किया गया था। हत्यारे द्वारा छोड़ा गया नोट देखने के बाद पुलिस को संदेह होता है कि 90 के दशक में हत्याओं को अंजाम देने वाला सीरियल किलर वापस आ गया है। अगले दृश्य में समाचारों में लॉरेल की हत्या की रिपोर्ट दी जाती है और नायक और नायिका इसके बारे में जानकर चौंक जाते हैं। दोनों को गहरा झटका लगता है। इसी समय जासूस अपनी जांच शुरू करता है। प्रारंभिक संदिग्ध वे लोग हैं जिन्हें पॉडकास्ट स्टूडियो में प्रवेश की अनुमति थी: स्टूडियो मैनेजर, वॉइस ओवर आर्टिस्ट और योग प्रशिक्षक। हमने पहले ही इन तीनों को देखा है। एक और संदिग्ध केटी है, जो एक और पॉडकास्टर है और सच्चे अपराध पॉडकास्ट क्षेत्र में लॉरेल के साथ प्रतिस्पर्धा में थी। एक और व्यक्ति है जो विज्ञान कथा पर पॉडकास्ट करता है, जिसे हम साइफाई मैन कहेंगे। ये 5 संदिग्ध हैं, लेकिन पूछताछ के दौरान उनकी बोलने की शैली जासूस को भ्रमित करती है, क्योंकि वे सीधे उत्तर नहीं देते। जासूस को नायक और नायिका याद आते हैं। इस बीच नायक एक रोबोट के साथ एक चूहे को पकड़ने की कोशिश कर रहा है और नायिका एक ऑनलाइन पोकर गेम खेल रही है। अगले दृश्य में जासूस नायक और नायिका से मिलने जाता है और लॉरेल मामले में उनकी मदद मांगता है। नायक और नायिका उत्साहित होते हैं। जासूस उन्हें लॉरेल के ऑडियो फाइल और पॉडकास्ट स्टूडियो में पाए गए रॉक्सडेल सीरियल किलर मामले की जानकारी देता है। वह उनसे अगले दिन संदिग्धों की जांच के लिए स्टेशन आने का अनुरोध करता है। नायिका पूछती है कि क्या 90 के दशक का सीरियल किलर वापस आ सकता है। जासूस कहता है कि यह कुछ हिस्सा है जो हमें पता लगाना होगा और चला जाता है। नायक और नायिका एक मदरबोर्ड बनाते हैं और मामले का विश्लेषण करना शुरू करते हैं। वे मदरबोर्ड पर सीरियल किलर मामले की 3 पीड़िताओं की तस्वीरें पिन करते हैं। वे मानते हैं कि जिन 3 महिलाओं की हत्या सीरियल किलर ने की थी, वही हत्यारा लॉरेल को मार डाला, जिससे वह चौथी पीड़िता बन गई। नायिका सोचती है कि क्या लॉरेल की प्रसिद्धि, जो सीरियल किलर मामले पर चर्चा करने से आई थी, ने हत्यारे को उसकी पहचान करने और उसकी हत्या करने के लिए प्रेरित किया। नायक सहमत होता है, कहता है कि यह हत्यारे के लिए एक मजबूत प्रेरणा हो सकती है। पुलिस रिपोर्ट में 90 के दशक के 3 अपराध स्थलों पर सीरियल किलर द्वारा नोट छोड़ने का उल्लेख नहीं है, लेकिन लॉरेल ने अपने पॉडकास्ट में इसका उल्लेख किया था। ये नायिका को भ्रमित करता है, लेकिन वह मामले को सुलझाने के लिए दृढ़ है। नायक, जो चूहे के साथ व्यस्त है, नायिका द्वारा मामले में मदद करने के लिए कहा जाता है। अगले दिन नायक और नायिका पुलिस स्टेशन में होते हैं और संदिग्धों की जांच शुरू करते हैं। पहला संदिग्ध, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, कहता है कि उसे लॉरेल पसंद नहीं थी, लेकिन उसने उसकी हत्या नहीं की। अगला संदिग्ध, साइफाई मैन, विज्ञान कथा श्रृंखला के अलावा कुछ भी नहीं जानता। जब स्टूडियो मैनेजर से पूछा जाता है कि हत्या की रात वह कहाँ था, तो वह कहता है कि वह घर पर अपनी मां के साथ था, जिसका उपनाम पूना, बिल्ली का बच्चा है। योग प्रशिक्षक नायिका को देखकर कहता है कि वह जानी पहचानी लग रही है, जिस पर नायिका जवाब देती है कि वह प्रशिक्षक की रविवार की कक्षाओं में भाग लेती है। योग प्रशिक्षक भी उन्हीं दिनों योग पॉडकास्ट कर रहे थे, जिन दिनों लॉरेल अपना पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रही थी। नायिका पूछती है कि क्या उनके बीच कोई समस्या थी, और योग प्रशिक्षक एक संत की तरह बोलते हुए कहते हैं कि वह किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जासूस उल्लेख करता है कि लोग कहते हैं कि उनका स्वभाव चिड़चिड़ा है, जो योग प्रशिक्षक को नाराज कर देता है, जो इसे नकारता है। नायिका को एहसास होता है कि प्रशिक्षक का स्वभाव चिड़चिड़ा है।
प्रशिक्षक उन्हें अपना बैग चेक करने की पेशकश करता है, जिसमें एक अस्थमा इन्हेलर होता है, जिसे नायक ने नोट किया। केटी से पूछताछ करते समय वह सुझाव देती है कि लॉरेल की हत्या रॉक्सडेल सीरियल किलर या उसके पूर्व पति ने की हो सकती है। केटी बताती है कि लॉरेल और उसके पति के बीच समस्याएं थीं और उनका तलाक हो गया। हत्या की रात केटी घर पर थी, लेकिन उसके एलिबी की पुष्टि करने के लिए कोई नहीं है। केटी जानती है कि नायक और नायिका ने पहले एक हत्या के मामले को सुलझाया था और उन्हें अपने पॉडकास्ट पर उस पर चर्चा करने के लिए कहती है, जिसे नायिका स्वीकार करती है, बशर्ते वे केवल उस मामले के बारे में बात करें। जासूस लॉरेल के पूर्व पति जेम्स का विवरण प्राप्त करता है, जो उसकी उम्र को देखते हुए संभावित रूप से 90 के दशक का सीरियल किलर हो सकता है। जेम्स का आपराधिक रिकॉर्ड है, जिसमें घरेलू हिंसा, नशे में ड्राइविंग और अतिक्रमण शामिल हैं। जासूस जेम्स से पूछताछ करने का सुझाव देता है और नायक और नायिका उसके साथ जाने पर जोर देते हैं। जासूस सहमत हो जाता है, लेकिन उन्हें अपने पहुंचने से पहले घर में प्रवेश न करने की सलाह देता है। अगले दृश्य में नायक और नायिका जेम्स के घर के बाहर अपनी कार में इंतजार कर रहे हैं। नायक सुझाव देता है कि जासूस के आने से पहले वे घर के आसपास कोई सबूत ढूंढें, लेकिन नायिका असहमत होती है। इसके बावजूद नायक नहीं सुनता और घर के बाहर के कूड़ेदानों की जांच शुरू करता है। फिर जेम्स आता है और उन्हें अंदर आमंत्रित करता है। वह उन्हें अपने बेक किए हुए कुकीज और एक गिलास दूध परोसता है, जिससे उसकी अच्छी मेजबानी दिखाई देती है। जेम्स उम्मीद कर रहा था कि पुलिस उससे लॉरेल की हत्या के बारे में पूछताछ करेगी। वह मानता है कि वह उनका नंबर 1 संदिग्ध है। नायक सीधे जेम्स से पूछता है कि क्या उसने लॉरेल की हत्या की, लेकिन जेम्स इससे इनकार करता है। जासूस आता है और जेम्स से पूछताछ करता है। जेम्स अपनी उदासी व्यक्त करता है, ये कहते हुए कि लॉरेल ने उसे एक बुरे व्यक्ति के रूप में चित्रित किया और उससे तलाक ले लिया। जासूस उल्लेख करता है कि लॉरेल ने जेम्स के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज किया था, जिसे जेम्स झूठा दावा करता है। जेम्स सुझाव देता है कि वे सत्यापन के लिए मैक्सवेल से पूछें। जब नायिका पूछती है कि मैक्सवेल कौन है, तो जेम्स पूछता है कि क्या उन्होंने अभी तक सही तरीके से शोध नहीं किया है। जेम्स बताता है कि कुछ हफ्ते पहले लॉरेल ने उससे माफी मांगने के लिए उससे संपर्क किया था कि उसने तलाक लेकर उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया था। जब जासूस जेम्स से पूछता है कि हत्या की रात वह कहाँ था, तो जेम्स जवाब देता है कि वह एक बुक क्लब की बैठक में था। वे जेम्स को अलविदा कहते हैं और चले जाते हैं। जासूस नायक और नायिका से पूछता है कि वे उसके आने से पहले घर के अंदर क्यों गए। नायक बताता है कि जेम्स ने उन्हें अंदर आमंत्रित किया था। जासूस उन्हें उनकी सुरक्षा के लिए निर्देशों का पालन करने की सलाह देता है। वह कहता है कि वह जेम्स की एलिबी की जांच करेगा और उन्हें पता लगाना चाहिए कि मैक्सवेल कौन है। अगले दृश्य में नायक और नायिका लॉरेल की ऑडियो फाइलें सुनना शुरू करते हैं। लॉरेल ने अपने पॉडकास्ट में उल्लेख किया था कि वह सीरियल किलर के बारे में सच्चाई उजागर करने का इरादा रखती है, जिसे वे मानते हैं कि उसकी हत्या का कारण था। चूंकि लैपटॉप के स्पीकर स्पष्ट नहीं हैं, वे उन्हें ठीक करने का निर्णय लेते हैं और फिर से सुनते हैं। फिर वे संदिग्धों की तस्वीरें मदरबोर्ड पर पिन करते हैं। योग प्रशिक्षक, वॉइस ओवर आर्टिस्ट केटी और स्टूडियो मैनेजर। वे संदिग्ध सूची से साई-फाई मैन को हटा देते हैं क्योंकि वह बहुत निर्दोष लगता है। अगले दिन नायिका अपने कार्यालय में है। ऐसा लगता है कि उसकी मां को पता है कि नायक और नायिका लॉरेल के मामले की जांच कर रहे हैं। उसकी मां पूछती है कि क्या वे हत्यारे को पकड़ेंगे। नायिका आत्मविश्वास से नहीं है, क्योंकि यह मामला एक पुराने मामले से जुड़ा हुआ है जिसमें कई विवरण गायब हैं। उसकी मां उसे प्रेरित करती है, कहती है कि अगर वे कदम दर कदम कोशिश करें, तो वे निश्चित रूप से एक समाधान पाएंगे। उस रात नायक और नायिका पॉडकास्ट स्टूडियो जाते हैं। केटी ने उन्हें अपने पॉडकास्ट पर उनके द्वारा सुलझाए गए हत्या के मामले पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया था। स्टूडियो के बाहर एक टीवी रिपोर्टर कह रहा है कि सीरियल किलर मामले में कोई नई जानकारी नहीं है। जब नायक और नायिका स्टूडियो में प्रवेश करते हैं, तो ये खाली होता है। जैसे ही नायक उल्लेख करता है कि स्टूडियो कितना शांत है, केटी उनकी ओर दौड़ती है, चिल्लाती है कि सीरियल किलर ने उसे पकड़ लिया और वह भाग गई। नायक और नायिका जासूस को सूचित करते हैं, जो आता है और केटी से पूछताछ करता है। केटी वर्णन करती है कि हत्यारा लगभग 6 फीट लंबा था, उसने हुडी पहनी थी, उसकी आंखें भूरे रंग की थीं और उसकी आवाज़ धीमी थी। नायिका को एक विचार आता है और स्टूडियो के बाहर रिपोर्टर से पूछती है कि क्या वह अपनी कार की डैशकैम फुटेज देख सकती है। फुटेज की जांच के बाद नायिका स्टूडियो में लौटती है और केटी से निजी तौर पर बात करने के लिए कहती है। ये ट्विस्ट सामने आता है, सीरियल किलर कभी वहां था ही नहीं और केटी ने किसी को नहीं देखा।
डैशकैम फुटेज में दिखाया गया था कि पिछले 30 मिनट में कोई भी स्टूडियो में नहीं आया या बाहर नहीं गया। केटी झूठ बोलने की बात स्वीकार करती है, ये समझाते हुए कि उसने यह इसलिए किया क्योंकि वह अपने सच्चे अपराध पॉडकास्ट को सफल बनाना चाहती थी और हत्या के लिए दोषी नहीं बनना चाहती थी। अगले दिन नायक और नायिका घर भर में चूहे को पकड़ने के लिए जाल बिछाते हैं। फिर वे लॉरेल की ऑडियो फाइल को फिर से सुनते हैं। नायक ने इस उद्देश्य के लिए नए स्पीकर खरीदे हैं। लॉरेल के अंतिम पॉडकास्ट को सुनते समय उन्हें गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है। इसके बाद एक चरमराहट की आवाज़ सुनाई देती है, जो अस्थमा इन्हेलर द्वारा की गई आवाज़ के समान होती है। नायक को याद आता है कि उस दिन योग प्रशिक्षक के बैग में एक अस्थमा इन्हेलर था। वे योग प्रशिक्षक से पूछताछ करने का निर्णय लेते हैं। अगले दृश्य में नायक और नायिका योग कक्षा में जाते हैं। योग करने का नाटक करते हुए प्रशिक्षक को देखते हैं। नायक को योग करने की आदत नहीं होने के कारण उसे कठिनाई होती है। योग प्रशिक्षक का स्वभाव चिड़चिड़ा होने के कारण वे उससे सवाल करने की बजाय जासूस के पास जाने का फैसला करते हैं। वे जासूस को लॉरेल के ऑडियो में सुनी गई चरमराहट की आवाज़ और योग प्रशिक्षक के अस्थमा इन्हेलर के बारे में बताते हैं। जासूस उन्हें बताता है कि योग प्रशिक्षक हत्यारा नहीं है, क्योंकि हत्या की रात उसे अस्थमा का दौरा पड़ा था और वह अस्पताल में था। इसके लिए एक डॉक्टर की गवाही और सुरक्षा फुटेज भी है। जासूस ने लॉरेल को भेजे गए पत्रों को इकट्ठा किया है और उन्हें नायिका को दिखाता है। वह पूछता है कि क्या उन्हें मैक्सवेल के बारे में कोई जानकारी मिली है। नायक और नायिका स्वीकार करते हैं कि योग प्रशिक्षक की जांच करते समय वे मैक्सवेल पर ध्यान केंद्रित करना भूल गए थे। जासूस डॉक्टर की रिपोर्ट का खुलासा करता है कि लॉरेल की मौत गोली लगने से हुई थी, लेकिन वह कैंसर के अंतिम चरण में भी थी और उसके पास जीने के लिए केवल 2-3 महीने थे। ये समझा सकता है कि उसने जेम्स से माफ़ी क्यों मांगी। सीरियल किलर ने कभी पीड़ितों के पास नोट नहीं छोड़े, इसके विपरीत जो लॉरेल ने अपने पॉडकास्ट में उल्लेख किया था। नायिका जासूस से इस जानकारी की जांच करने का सुझाव देती है। अगले दृश्य में नायक और नायिका घर पर हैं। जासूस की सलाह का पालन करते हुए वे हत्या बोर्ड से योग प्रशिक्षक की तस्वीर हटा देते हैं और मैक्सवेल के बारे में जानकारी खोजना शुरू करते हैं। 90 के दशक के सीरियल किलर के बारे में लॉरेल द्वारा लिखे गए लेखों में अधिकारी मैक्सवेल का उल्लेख किया गया है। 3 हत्याओं की एक श्रृंखला के बाद महापौर ने एक टास्क फोर्स बनाई थी और मैक्सवेल उनमें से एक अधिकारी था। लॉरेल ने लिखा था कि मैक्सवेल ने जांच सही तरीके से नहीं की थी। कुछ दिनों बाद मैक्सवेल को पुलिस विभाग से निकाल दिया गया। इससे मैक्सवेल को लॉरेल से बदला लेने का एक कारण मिलता है। वे मैक्सवेल को अपने संदिग्धों की सूची में जोड़ते हैं और पाते हैं कि वह वर्तमान में एक नर्सिंग होम में है। अगले दृश्य में नायक और नायिका वृद्धाश्रम जाते हैं। एक जोड़े के रूप में सैल्सा नृत्य सिखाने का नाटक करते हैं। रजिस्टर में अपने नाम दर्ज करते समय नायिका देखती है कि लॉरेल का नाम वहां है। ये दर्शाता है कि उसने हाल ही में मैक्सवेल से मुलाकात की थी। वे मैक्सवेल का कमरा संख्या 312 पाते हैं। बुजुर्गों के साथ थोड़ी देर नृत्य करने के बाद वे मैक्सवेल के कमरे में जाते हैं, जहां वह अकेले व्हीलचेयर पर बैठे होते हैं। नायक समझाता है कि वे लॉरेल की हत्या की जांच कर रहे हैं। मैक्सवेल उन्हें हत्यारे को जल्दी खोजने के लिए कहते हैं और धन्यवाद देते हैं जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद करने वाली महिला को मारा। जब नायक पूछता है कि क्या मैक्सवेल ने लॉरेल को मारा, तो वह वृद्धाश्रम से बाहर जाने से इनकार करता है। नायिका पूछती है कि किसने लॉरेल को मारा होगा और क्या सीरियल किलर वापस आ गया है। मैक्सवेल संकेत देता है कि वे एक गैर मौजूद व्यक्ति का पीछा कर रहे हैं। वह बताते हैं कि 90 के दशक में जल्दी 3 महिलाएं मारी गईं और पुलिस जांच कर रही थी, तो लॉरेल ने अपने लेख में सुझाव दिया कि यह एक सीरियल किलर का काम था। इससे पुलिस ने 3 हत्याओं को जोड़कर उन्हें एक जुड़े हुए मामले के रूप में जांचना शुरू किया। एक गुमनाम स्रोत के माध्यम से लॉरेल ने हत्याओं के बारे में कई सच्चाइयां जान ली जिनसे पुलिस अनजान थी। मैक्सवेल ने उम्मीद की थी कि लॉरेल जांच में मदद कर सकती है, लेकिन उसने सहयोग करने से इनकार कर दिया। इसके बाद पुलिस द्वारा एकत्र किए गए सबूत गायब हो गए। फिर लॉरेल ने मैक्सवेल की जांच की आलोचना करते हुए एक और लेख लिखा, जिसमें उसे सीरियल किलर को भागने देने का आरोप लगाया, जिसने अंततः मैक्सवेल की नौकरी छीन ली। मैक्सवेल का मानना है कि लॉरेल ने सबूत चुराए थे। मरने से 2 हफ्ते पहले लॉरेल मैक्सवेल से माफ़ी मांगने गई, संभवतः क्योंकि उसे पता था कि वह कैंसर से मर रही थी और उसने जेम्स की तरह माफ़ी की मांग की। नायिका सोचने लगती है कि अब 3 हत्याओं से संबंधित सबूत कहाँ हो सकते हैं। अगले दृश्य में नायक और नायिका घर पर हैं। उनके जाल ने अभी तक चूहे को नहीं पकड़ा है।
नायक एक पत्रिका खोलता है ताकि क्रॉसवर्ड पजल को हल कर सके, लेकिन चूहे ने उसे कुतर दिया है। अगले पृष्ठ पर एक लोगो को देखते हुए नायिका याद करती है कि उसने पुलिस स्टेशन पर लॉरेल को भेजे गए एक पत्र पर वही लोगो देखा था। यह एक स्टोरेज कंपनी का लोगो है। नायिका अंदाजा लगाती है कि लॉरेल की महत्वपूर्ण चीजें शायद उस स्टोरेज कंपनी की सुविधा में रखी गई होंगी। वह महसूस करती है कि उनके चूहे की समस्या ने उनकी जांच में मदद की। अगले दृश्य में नायक और नायिका स्टोरेज कंपनी के लॉकर क्षेत्र में जाते हैं। नायिका को संदेह है कि लॉरेल ने वहां जो चीजें संग्रहित की हैं, उनमें 90 के दशक में पुलिस से चुराए गए सबूत भी हो सकते हैं। बिना चाबी के ताले खोलने का अभ्यास करने के बाद नायिका अपने उपकरणों का उपयोग करके स्टोरेज यूनिट को अनलॉक करती है। अंदर उन्हें विभिन्न वस्तुएं मिलती हैं, जिनमें सबूत, लेबल वाला एक बॉक्स भी शामिल है। वे बॉक्स को खोलते हैं और उंगलियों के निशान, सिगरेट की कली और एक पीड़िता का गुलाबी शॉल पाते हैं। ये सब 90 के दशक में पुलिस द्वारा जांच की गई 3 हत्याओं से संबंधित सबूत हैं। लॉरेल ने इन्हें चुराया था, जिससे पुलिस डीएनए परीक्षण नहीं कर पाए और मामले की सही तरीके से जांच नहीं कर सकी। नायक और नायिका सबूत बॉक्स को जासूस के पास ले जाने का फैसला करते हैं। अगले दृश्य में नायक और नायिका सबूत बॉक्स को जासूस के हवाले करते हैं, जो कहता है कि वे इसे लैब में देंगे ताकि ये देखा जा सके कि डीएनए मैच होता है या नहीं। नायिका पूछती है कि क्या 30 साल बाद इसे परीक्षण करना संभव है, और जासूस उसे आश्वस्त करता है कि यहाँ तक कि एक छोटा सा डीएनए ट्रेस भी परिवार के सदस्यों के साथ मिलान करके पुष्टि की जा सकती है। नायक नोट करता है कि 90 के दशक की 3 हत्याओं को जोड़ने वाला कुछ भी नहीं है। जासूस जांच के बाद पाता है कि सीरियल किलर ने पीड़ितों के पास कभी कोई नोट नहीं छोड़ा, जो इस बात की पुष्टि करता है कि सीरियल किलर का विचार लॉरेल द्वारा बनाया गया एक झूठ था। जासूस बताता है कि लॉरेल के लेख, किताबें और पॉडकास्ट ने इस झूठ को बनाए रखा, जिससे लोग इसे सच मानने लगे। नायिका पूछती है कि लॉरेल की हत्या किसने की। जासूस सुझाव देता है कि किसी ने अस्तित्व में न होने वाले सीरियल किलर को फंसाने की कोशिश की। लॉरेल के कोई दोस्त नहीं थे, केवल दुश्मन थे, जैसे कि पॉडकास्ट स्टूडियो में काम करने वाले लोग, उसके पूर्व पति जेम्स और अधिकारी मैक्सवेल। वे चर्चा करते हैं कि उनमें से किसके पास सबसे मजबूत प्रेरणा थी। नायिका थ्योरी देती है कि लॉरेल के झूठ उसकी हत्या का कारण हो सकते हैं। जासूस सुझाव देता है कि वे अपने दोस्त को, जिसने लॉरेल की किताब प्रकाशित की थी, झूठ के बारे में सूचित करें। अगले दिन नायक, नायिका और जासूस दोस्त के घर पर होते हैं और उसे लॉरेल के झूठ के बारे में बताते हैं। दोस्त को ये जानकर झटका लगता है कि मामले में सब कुछ एक झूठ था। नायिका समझाती है कि हालांकि 3 हत्याएं हुई थीं, उनके बीच कोई संबंध नहीं था और कोई सीरियल किलर नहीं था। जासूस जोड़ता है कि अगर लॉरेल जीवित होती तो उसे जांच में हस्तक्षेप करने और सबूत चुराने के लिए गिरफ्तार किया गया होता। दोस्त परेशान होती है क्योंकि उसने लॉरेल से इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं की थी। चूंकि लॉरेल की किताब में दी गई जानकारी गलत है, प्रकाशन कंपनी को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और दोस्त को एक वकील से सलाह लेनी चाहिए और किताब को पुनर्मुद्रित करने पर विचार करना चाहिए। वे दोस्त को सांत्वना देते हैं और चले जाते हैं। नायक सुझाव देता है कि दोस्त को संदिग्धों की सूची में शामिल किया जाए, क्योंकि उसके पास लॉरेल के झूठ को छिपाने का एक कारण था। जासूस उन्हें याद दिलाता है कि हत्या की रात वे सभी एक साथ रात का खाना खा रहे थे। नायक का संदेह इस तथ्य से उत्पन्न होता है कि अगर दोस्त को लॉरेल के झूठ के बारे में पता होता तो वह इसे छिपाना चाहती। जासूस नायक और नायिका को सलाह देता है कि वे अपने दोस्त पर संदेह करने से पहले लॉरेल की ऑडियो फाइलों की पूरी जांच करें। अगले दृश्य में नायक और नायिका लॉरेल की अंतिम ऑडियो फाइल फिर से सुनते हैं। जब लॉरेल सीरियल किलर के बारे में सच्चाई उजागर करने का उल्लेख करती है तो वे गोली चलने की आवाज़ सुनते हैं। इसके बाद एक चरमराहट की आवाज़ और फिर लॉरेल के अंतिम शब्द धीमी आवाज़ में सुनाई देते हैं। आवाज़ को बढ़ाते हुए वे स्पष्ट रूप से सुनते हैं कि लॉरेल मरने से पहले थैंक्स केटी कहती है। लॉरेल केटी को कैंसर से उसकी पीड़ा समाप्त करने के लिए धन्यवाद देती है। नायक और नायिका को एहसास होता है कि केटी हत्यारा है और वे वीडियो कॉल के माध्यम से सोते हुए जासूस को उत्साहित होकर बताते हैं। जासूस पुष्टि करता है कि सच्चे अपराध पॉडकास्ट क्षेत्र में लॉरेल की प्रतियोगी केटी के पास एक मजबूत प्रेरणा थी। केटी ने पुलिस को भ्रमित करने के लिए नकली सीरियल किलर हमले का नाटक भी किया था। तीनों निष्कर्ष निकालते हैं कि केटी हत्यारा है। अगली सुबह जासूस केटी को गिरफ्तार करता है, जो लॉरेल की हत्या से इनकार करती है। नायक और नायिका देखते हैं कि जासूस केटी को हथकड़ी पहना कर ले जाता है। नायक को कुछ सही नहीं लगता,
लेकिन नायिका उसे याद दिलाती है कि जैसा कि उन्हें कक्षा में सिखाया गया था, सबूत महत्वपूर्ण है। क्लाइमैक्स में जासूस और दोस्त नायक और नायिका के घर पर होते हैं और वे मामले के हल होने का जश्न मना रहे हैं। नायक जासूस से कहता है कि मामला बंद होने के बावजूद उसे संतोष नहीं है। जासूस उसे याद दिलाता है कि जब किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो हर कोई निर्दोष होने का दावा करता है और इससे भ्रमित नहीं होना महत्वपूर्ण है। अचानक नायक को कुछ एहसास होता है और वह दोस्त से पूछता है कि क्या उसने लॉरेल की हत्या की। नायिका और जासूस चौंक जाते हैं। नायिका बताती है कि रिकॉर्डिंग में लॉरेल ने थैंक्स केटी कहा था। नायक स्पष्ट करता है कि लॉरेल ने केटी नहीं बल्कि केडी कहा था, जो क्रिस्टन डगबन का संक्षिप्त नाम है और ये दोस्त का पूरा नाम है। नायक को याद है कि उसने लॉरेल की किताब में ऑटोग्राफ देखा था जो केडी को संबोधित था। दोस्त तर्क देती है कि वह पूरी शाम उनके साथ थी और वह लॉरेल की हत्या नहीं कर सकती थी। जासूस समझाता है कि हत्या उनके जाने के बाद हुई थी। नायिका को एहसास होता है कि हाल ही में लॉरेल ने दोस्त को अपने कैंसर और सीरियल किलर के बारे में झूठ बताया था। लॉरेल ने अपने अंतिम पॉडकास्ट एपिसोड में सब कुछ कबूल करने का इरादा किया था, जो किताब की बिक्री और दोस्त के व्यवसाय को नुकसान पहुंचाता। दोस्त ने लॉरेल से सच्चाई न उजागर करने का अनुरोध किया, लेकिन लॉरेल ऐसा करने के लिए दृढ़ थी। इससे दोस्त ने पॉडकास्ट स्टूडियो में जाकर लॉरेल को गोली मार दी। गोली चलने के बाद की चरमराहट की आवाज अस्थमा इन्हेलर नहीं बल्कि दोस्त का बत्तख के आकार का चाबी का गुच्छा था। दोस्त सब कुछ कबूल करती है। वह जासूस की बंदूक लेती है और तीनों पर निशाना साधती है, उन्हें मारने और गैर मौजूद सीरियल किलर को दोष देने की योजना बनाती है। उसी समय चूहा, जो घर के आसपास घूम रहा था, दोस्त के जूते पर चढ़ जाता है, जिससे वह चौंक जाती है। जासूस इस अवसर का लाभ उठाकर उसे निरस्त कर देता है और उसे हथकड़ी पहनाता है। वह अंततः असली हत्यारे को गिरफ्तार करता है और नायक और नायिका को उनकी मदद के लिए धन्यवाद देता है। चूहा नायक द्वारा लगाए गए जाल में फंस जाता है और नायिका मजाक में कहती है कि अब वे एक टीम है जो एक दूसरे की मदद करते हैं। नायक का चूहे से डर समाप्त हो जाता है। अंतिम दृश्य में पुलिस केटी को रिहा करती है और नायक और नायिका केटी के पॉडकास्ट पर अपने अनुभव साझा करते हैं। वे बताते हैं कि लॉरेल ने अपने झूठ को बनाए रखने के लिए पुलिस से सबूत चुराए। उन सबूतों का उपयोग करके पुलिस ने उन 3 हत्याओं में शामिल असली हत्यारों की पहचान की, जो अलग अलग व्यक्तियों द्वारा की गई थी। पीड़ितों के परिवारों को आखिरकार कुछ राहत मिलती है। जैसे ही फिल्म समाप्त होती है, यह एक सीक्वल का संकेत देता है। FBI नायिका के पास आता है, उसके पिता के बारे में बात करना चाहता है। नायिका कहती है कि वह तब मरे थे जब वह 6 साल की थी, लेकिन FBI अधिकारी कहता है कि यह सच नहीं है, जिससे नायक और नायिका चौंक जाते हैं।